चलिए, सो वायरल हेपेटाइटिस के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो देख ली हैं, ठीक है। अब हम कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई के बारे में। अब देखिए, हेपेटाइटिस सी के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता है ना। जैसे कि ट्रांसफ्यूजन के लिए मोस्ट कॉमन कॉज हो जाता है ना, ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड हेपेटाइटिस अगर होता है तो, है ना। परक्यूटिनस रूट के लिए सबसे कॉमन हो गया, फीको ओरल रूट के थ्रू ये जाता नहीं है, अभी तक इसका वैक्सीन नहीं बना है और ये मैलिग्नेंसी करा सकता है ना। बहुत सारे पॉइंट जो है आपने हेपेटाइटिस सी के बारे में जान लिए, ठीक। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो वो भी लगभग सेम होते हैं, इसलिए हमने क्लिनिकल फीचर्स को एज ए जनरल रखा है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा नोटिस किया जाता है कि हेपेटाइटिस सी नॉर्मल क्लिनिकल फीचर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा हेपेटिक फीचर्स भी देता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक फीचर्स, और यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए, एक्स्ट्रा हेपेटिक फीचर्स में मोस्ट ऑफ द जो कंडीशंस है वो ऑटो इम्यून डिसीजेस है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसीजेस मतलब हमको ऐसा भी एसोसिएशन देखने को मिला है कि कुछ स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिसीजेस होती है जिनके साथ हेपेटाइटिस सी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। सो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर हमको एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन से एक्स्ट्रा हेपेटिक फीचर्स देख सकते हैं। तो देखिए, हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ अप्लास्टिक एनीमिया मिलता है कई बार, अप्लास्टिक एनीमिया। अब एक तरह का ब्लड कैंसर है, डायरेक्ट कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होता है, लेकिन ऐसा नोटिस ज़रूर किया जाता है कि हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ अप्लास्टिक एनीमिया के केसेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देन मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिनेमिया, इसी को कहते हैं इसेंशियल मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिनेमिया। अब ये क्या है, देखा जाए तो एक तरह का वैस्कुलाइटिस है, ये वेसल्स का इन्फ्लामेशन है, ठीक है। और क्रायोग्लोबुलिनेमिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोल्ड एंटीबॉडीज़ बनती है, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ का डिसऑर्डर है, तो मतलब वेसल्स का डिसऑर्डर है मेनली ये। तो जो वैस्कुलाइटिस है उसी में मिलता है इसेंशियल मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिनेमिया। तो कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और हेपेटाइटिस सी का एसोसिएशन दे देते हैं वो, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हाँ, ये वैस्कुलाइटिस कौन सा है, मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिनेमिया है। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1, कुछ केसेस ये भी नोटिस किए गए हैं कि हेपेटाइटिस सी जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ एसोसिएटेड हो। कई बार ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अभी एज ए जनरल हो गया है, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एज ए जनरल। फिर कई बार GBS का एसोसिएशन मिला है यहाँ पर, गुलियन बैरी सिंड्रोम, ठीक है। ये भी नर्वस डिसऑर्डर है, कॉज एग्जैक्ट यहाँ भी नहीं पता होता है, इसके साथ एसोसिएटेड मिल रहा है कई बार ये। लाइकेन प्लानस, अब देखिए लाइकेन प्लानस का भी एग्जैक्ट कॉज नहीं समझ में आता है, वहाँ मिल रहा है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा एक तरह का कैंसर है, ये भी यहाँ देखने को मिलता है कई बार ये। जॉगरन सिंड्रोम जिसे सिक्का सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसके साथ हेपेटाइटिस सी एसोसिएटेड मिलता है, ठीक है। थायराइडाइटिस के साथ देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके साथ हेपेटाइटिस सी का एसोसिएशन देखा जा सकता है, और ये सब इसके एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस में आते हैं, और यही इसकी यूनिक खासियत है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करें इसके इन्वेस्टिगेशंस की, तो देखिए बाकी इन्वेस्टिगेशंस की ही तरह इसके सारे इन्वेस्टिगेशंस होंगे, ठीक है। जैसे जहाँ सिटी लगता है तो सिटी स्कैन लगेगा ही लगेगा, ब्लड टेस्ट जो है वो सारे के सारे लगेंगे ही लगेंगे। यहाँ पर एक अलग ही एक अलग ही प्रेजेंटेशन मिलता है ब्लड टेस्ट के दौरान। यहाँ मिलती है LKM एंटीबॉडीज़। ये एक्चुअल में LKM एंटीबॉडीज़ जो है ये दर्शाती है लिवर, किडनी एंड माइक्रोसोम्स को, ठीक है। मतलब मसल्स में ही है, लिवर किडनी माइक्रोसोम्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ LKM सिंगल होता है, एक्चुअल में लिवर किडनी माइक्रोस्कोप्स एंटीबॉडीज़ में भी बहुत सारे वैराइटीज़ होती है।
तो हम क्या नोटिस करते हैं, जो LKM-A, ठीक है, LKM एंटीबॉडीज़, ये लगभग 3 तरह की वैरायटीज़ में होती है, LKM-1, LKM-2 एंड LKM-3। 3 तरह की एंटीबॉडीज़ होती है LKM में। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है, सो क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, इसमें मिलता है LKM-1। इसके अलावा LKM-1 टाइप 2 ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में भी मिलता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, ऑटो इम्यून है, इसमें एग्जैक्ट कॉज नहीं है, उसमें भी LKM-1 मिलता है। LKM-2 मिलता है ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस में, ड्रग इंड्यूस्ड, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, ड्रग के ओवरडोजेस की वजह से हेपेटाइटिस हो जाना, इसे ड्रग इंड्यूस्ड कहेंगे। तो यहाँ LKM-2 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और एक होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, मतलब ये तो हो गया फर्स्ट में। एक होता है LKM-3 जिसके साथ आपको एसोसिएशन मिलता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस डी का, हेपेटाइटिस डी। तो मतलब अगर हेपेटाइटिस डी वायरस की बात करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, LKM-3 एंटीबॉडी मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब अपने आप में, है ना। बाकी जैसा मैंने पहले भी बताया है, सी वायरस है तो ये RNA वायरस है ना, हेपेटाइटिस का सी बी वायरस है, DNA वायरस है, बाकी ये भी RNA वायरस है। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया ना, ये है कुछ हटके। बाकी जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा था हेपेटाइटिस का, वायरल हेपेटाइटिस का, उसमें हमने कंपैरेटिव टेबल्स में लगभग सारी बातें कर ली हेपेटाइटिस सी की, और एक क्लिनिकल फीचर्स वाला हमने सेक्शन भी देखा है ना। तो क्लिनिकल फीचर्स भी लगभग सब में सेम होते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल नई चीज़ें हैं और हटके हैं। अब बात करते हैं हम हेपेटाइटिस डी के बारे में। हेपेटाइटिस डी, अब ज़रा समझिए, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन 2-3 ही पॉइंट्स है जो आपको हेपेटाइटिस डी के बारे में याद रखना है। पहली चीज़, यह हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस डेल्टा। और ये जो हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस होता है, इसी डेल्टा की वजह से नाम आया है डी, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस हेपेटाइटिस डी वायरस को सैटेलाइट वायरस भी कहते हैं, सैटेलाइट वायरस। अब भैया हमने इसको सैटेलाइट वायरस क्यों कहा, क्योंकि जैसे ये बी वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस, जस्ट उसी के साथ ही काम करता है डी वायरस। जैसे ये अर्थ हो और ये मून हो, है ना, पृथ्वी और चंद्रमा हो, कैसा सैटेलाइट होता है। तो ऐसा नोटिस किया जाता है कि जो हेपेटाइटिस डी वायरस होता है ना, हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है वो हमेशा एज ए सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन के केसेस में मिलता है। कब, जब पर्सन को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी वायरस हो रहा हो। तो अगर पर्सन को हेपेटाइटिस बी वायरस हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसके साथ साथ हेपेटाइटिस डी उसको मिल सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ऐसा देखा जाता है कि कई बार हेपेटाइटिस बी की कैरियर स्टेट में, हेपेटाइटिस बी वायरस की कैरियर स्टेट में भी हेपेटाइटिस डी का सुपर इन्फेक्शन हो सकता है। तब हम क्या कहेंगे, सुपर इन्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि ऊपर से हुआ है। ऐसा देखा जाता है, कभी आपसे पूछा जाए कि मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कौन सा हो सकता है, मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, और यदि वहाँ पर ऑप्शन में है कि पर्सन को हेपेटाइटिस बी वायरस हो रहा है और सुपर इम्पोज्ड हेपेटाइटिस डी वायरस हो जाए, तो ये होता है सबसे खतरनाक, ठीक है, मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस होता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। पर्सन को तुरंत लिवर सिरोसिस में भेजता है ये, तुरंत, ठीक है, और सीधे लिवर कैंसर। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो भी लिवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं, और सिरोसिस होता है मतलब सीधे रिनल फेल्योर, ये लिवर फेल्योर में जाता है ये, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 20% के आसपास फर्टिलिटी रेट हो जाता है इसका, अगर बी और डी आपस में मिल गए हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हेपेटाइटिस डी के लिए। बाकी इसका ट्रांसमिशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये भी RNA वायरस होता है,
इतना कॉमनली मिलता नहीं है, बाकी इसके इंक्यूबेशन से लेकर क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस तक वो सारी बातें हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे से। अब देखिए हेपेटाइटिस ई की भी बात कर लेते हैं। अब देखिए हेपेटाइटिस ई भी लगभग लगभग किसके जैसा, हेपेटाइटिस ए वायरस जैसा है ना, क्योंकि दोनों कैसे जाते हैं, फीको ओरल रूट से ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये आपने देख लिया है। लेकिन एक कमाल की चीज़ ये भी है कि जैसे ए जो है वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, वैसे ई भी ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। ठीक है, कई बार इसे हम सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर कहते हैं, सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर, क्योंकि कई बार ये कुछ दिनों तक होता है और नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार ये अपनी सीवियरिटी दिखाता है। अगर हिस्ट्री की तरफ जाए तो लगभग लगभग 1955 तक ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में एक एपिडेमिक फॉर्म में फैला था ये। ठीक है, एपिडेमिक आया था 1955 में हेपेटाइटिस ई वायरस का, फीको ओरल रूट के थ्रू ये सब दूर फैल गया था लगभग लगभग। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, और ये भी अपने आप में एक आरएनए वायरस है। लेकिन ऐसा देखा जाता है भले ही 1955 में फैला हो, लेकिन इसका एक्चुअल में आइसोलेशन हुआ है 1983 में, 1983 में रशियन साइंटिस्ट द्वारा। तो कमाल की चीज़ क्या हुई, 1955 में अच्छा खासा एपिडेमिक हुआ, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हुए, बट पता ही नहीं था कारण क्या है। 1983 में जब पूरा हेपेटाइटिस ई वायरस के आरएनए वायरस को अच्छे से समझा गया, तब समझ में आया कि ओके 1955 में जो एपिडेमिक फैला था वो एक्चुअल में इस वजह से फैला है ना। तो ये चीज़ जो है वो बाद में समझ में आई है। ठीक है, अब देखिए हमने इसको क्या दिया कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन दो लोगों में ये बड़ा डेंजरस साबित हो सकता है। पहला, प्रेग्नेंट फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स पूछा भी जाता है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए मोस्ट फल्मिनेंट मतलब जानलेवा वायरस हेपेटाइटिस कौन सा होता है, तो हेपेटाइटिस ई वायरस जो है वो मोस्ट फल्मिनेंट होता है, मतलब जान लेने वाला। कई बार मदर की जान ले लेता है, कई बार बेबी की जान ले लेता है, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी करा सकता है बच्चों की, प्री मैच्योर डिलीवरी देखने को मिलती है इसमें। कई बार अबॉर्शन देखने को मिलता है, और कई बार सीधे इंट्रायूटेराइन डेथ या स्टिल बर्थ देखने को मिलता है। ये सारी फाइंडिंग जो है यहाँ पर देखने को मिली है। अब अगर हम कारण जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है प्रेग्नेंट फीमेल में, तो रिसर्चर्स ये बताते हैं कि यहाँ पर मेन प्रॉब्लम हो रहा है प्रेग्नेंट फीमेल के प्लासेंटा में। ऐसा नोटिस किया गया है कि जैसे मान के चलिए प्रेग्नेंट फीमेल का प्लासेंटा है, ठीक, और ये न्यूबॉर्न बेबी है, मतलब ये यूटेराइन बेबी है। ठीक है, सो जो इसका प्लासेंटल सरफेस होता है, जो मेन प्लासेंटा होता है, नोटिस ये किया गया है कि मेनली वायरल रिप्लिकेशन कहाँ होना चाहिए था, लिवर में। तो प्रेग्नेंट वुमन के लिवर में तो वायरल रिप्लिकेशन होता ही है, प्लासेंटा में भी ये वायरल जो है रिप्लिकेट होने लगता है। अब क्योंकि वायरल रिप्लिकेशन के लिए एक एक्स्ट्रा जगह मिल गई है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए इस वजह से बच्चे को भी कॉम्प्लिकेशन आएंगे, मदर को भी कॉम्प्लिकेशन आएंगे, है ना। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये ज़्यादा फल्मिनेंट साबित हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा, वीक इम्यून सिस्टम वालों को, वीक इम्यून सिस्टम, अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो जो हेपेटाइटिस ई था, ठीक है, जो सेल्फ लिमिटिंग है एक्यूट फॉर्म में, वो अब क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और धीरे धीरे पर्सन सिरोसिस करा देगा, और फिर फाइनली लिवर फेल्योर यहाँ पर भी। तो दो लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। अब देखिए बात करें हम ट्रीटमेंट की, तो ओवरऑल ट्रीटमेंट की मैं बात बता रहा हूँ। वायरल हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट, तो ऑब्वियसली मेन चीज़ क्या होगी यहाँ पर, एंटी वायरल ड्रग। ऐसा नहीं है कि वायरल हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है एलोपैथ्स के पास भी, लेकिन सिंपल एंटीवायरल ड्रग ही दिया जाता है। जब एंटीवायरल ड्रग काम ना करे तो साथ में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे देते हैं, मतलब सारे के सारे स्टेरॉइड्स, उन्हें यूज़ करना पड़ता है। कई बार लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है अगर सिरोसिस वगैरह हो गया है तो, है ना। तो यही मेन बेसिक ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं, एंटीवायरल ट्रीटमेंट देते रहते हैं, स्टेरॉइड्स देते रहते हैं, अगर नीड हुई तो लिवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, है ना। तो हालांकि ट्रीटमेंट के बारे में आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन बाकी
जितनी भी चीज़ें आपको पता है इन तीनों लेक्चर में, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी एंड ई, इन सब के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है जितनी मैंने इन 3 लेक्चर्स में बताई है।